अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फिरोज़ाबाद, यहाँ शीशे पर सोने की खूबसूरत दस्तकारी यानी हस्तशिल्प का काम घर घर में होता नज़र आता है। लेकिन यहाँ का रेलवे स्टेशन देखकर आपको ऐसा मालूम होगा जैसे आप किसी दूर दराज पहाड़ी इलाके के स्टेशन पर आ गए हों। रात के वक्त यहाँ का प्लेटफॉर्म और भी उजाड़ हो जाता है। 18 दिसंबर की उस ठिठुरती हुई रात में मुझे लखनऊ जाना था। दिल्ली से आने वाली लखनऊ एक्सप्रेस फिरोज़ाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 1 बजे आती थी, लेकिन 18 दिसंबर को ट्रेन उस वक्त आई जब 2 बजने में सिर्फ 12 मिनट बाकी थे। पूरी गाड़ी मुसाफिरों से खचाखच भरी हुई थी। किसी भी डब्बे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। कई डब्बों के दरवाज़ों में मुसाफिर ठुसे हुए थे। मुझे कहीं भी जगह मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं ट्रेन के आखिरी सिरे तक दौड़ता चला गया। एक डब्बे का मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया और मैं उसमें दाखिल हुआ ही था कि गाड़ी विसल देकर चलने लगी। मैं दरवाज़ा धीरे से बंद करके डब्बे का जायज़ा लेने लगा। उम्मीद के बिल्कुल उलट डिब्बा खाली था। सामने वाली सीट पर एक साहब बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। उन साहब ने मुझे मुड़कर देखा और फिर किताब पढ़ने में बिजी हो गए। कुछ देर बाद उन साहब ने सिर्फ इतना कहा, तशरीफ़ रखिए। मैं वहीं एक सीट पर बैठ गया और उन साहब की आवाज़ के बारे में अंदाज़ा करने लगा, क्योंकि वो साहब बेहद बारीक आवाज़ में नाक के ज़रिए बोले थे। फिर एक बार खुद ब खुद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा ये ख्याल भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि इस ट्रेन में बेइंतहा रश है, इसके बावजूद ये 3rd क्लास का डब्बा खाली क्यों पड़ा है, जबकि दूसरे डब्बे ठसाठस पड़े हैं। कुछ मिनट के बाद शिकोहाबाद स्टेशन आ गया। फिर कुछ मिनट के बाद जब गाड़ी चलने को हुई तो वो साहब उतर गए और एक लड़की अपना सूटकेस लिए डब्बे में घुस आई। गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। लड़की एक तरफ अपना सूटकेस रखकर मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। उसकी ड्रेस में से एक अजीब तरह की बू आ रही थी, जिसे ना तो मैं खुशबू का नाम दे सकता हूँ और ना बदबू का। लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसका हुस्न और जमाल देखकर कोई भी मर्द उस पर फिदा हो सकता था। मैं काफ़ी देर तक उसके रंग रूप का जायज़ा लेता रहा। आप कहाँ तक जाएंगे? लड़की ने मुझे बड़े गौर से देखते हुए पूछा। उसकी आंखों के लाल डोरे बेहद मोटे थे। लख। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही थी और अब मैं शॉक्ड सा होने लगा था, क्योंकि वो लड़की भी नाक के ज़रिए बोल रही थी। उसकी आवाज़ की फनफनाहट मेरे कानों में एक अनजानी सनसनाहट खोल गई थी। और फिर उस वक्त मैं हैरान रह गया जब लड़की ने अपनी जगह से पहलू बदला। मैंने देखा कि उसके पंजे पिछली तरफ मुड़े हुए हैं और एड़ियाँ आगे की तरफ थीं। इस कदर खूबसूरत लड़की है, लेकिन कुदरत ने इसके पैरों में कितना भोंडापन पैदा कर दिया है, जैसे चांद में दाग और धब्बे। इस किस्म की बातें सोचकर मैं शायद अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहा था, या फिर यूं कहना चाहिए कि मैं अपने ऊपर डर की तनी हुई चादर को उतार फेंकना चाहता था। कुछ लम्हे चुप रहने के बाद लड़की ने मुझे गौर से देखकर पूछा, आप हमारी इस बोगी में कहाँ से बैठे हैं? फिरोज़ाबाद से, मैंने अपने होश काबू में करते हुए जवाब दिया। यहाँ कोई और भी सफ़र कर रहा था? लड़की ने पूछा। हाँ, इस डब्बे में एक साहब सफ़र कर रहे थे जो शिकोहाबाद स्टेशन पर उतर गए हैं। मैंने बहुत जल्दी उसे बता दिया। क्या आप उस आदमी का हुलिया बता सकते हैं? लड़के की आवाज़ भनभनी ज़रूर थी,
लेकिन उसमें रौब शामिल था। मैं उससे बताने लगा। उन साहब के टकले पर बहुत ही कम बाल थे। रंग गोरा, लंबी नाक, मोटे होठ, गोल आंखें और नीचे गिरी हुई मूछें, हल्के नीले रंग का सूट और पैरों में। मैंने जानबूझकर अपनी बात को चबाकर ही अपनी भलाई समझी। लड़की ने फिर कोई और सवाल नहीं किया। अब वो मुझे काफ़ी सीरियस नज़र आ रही थी और उसके सीरियस होने की वजह मेरी समझ में नहीं आ सकी। लड़की ने उस मुसाफिर का हुलिया क्यों पूछा? क्या वो एक दूसरे को जानते थे? क्या वो एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं? और क्या वो जासूस? मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सका क्योंकि लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। उन साहब ने आपसे कुछ कहा भी था? लड़की मुझे कुरेद रही थी। मेरी उन साहब से कोई बात नहीं हुई है। मैंने सच बात बता करके अपने सूखे गले में थूक निगल कर सामने वाली खिड़की में देखा। वहाँ एक जंगली बिल्ली बैठी मुझे ताक रही थी। उसकी जलती हुई आंखें देखकर मैं और सहम गया और डर कर अपनी जगह से लगभग 1 फीट पीछे हट गया। मेरी इस तरह डरी हालत देखकर लड़की धीरे से मुस्कुराने लगी। घबराइए नहीं, ये मेरी पालतू बिल्ली है। मगर ये आपके साथ तो नहीं थी? फिर ये चलती ट्रेन में कहाँ से आ गई? मैंने बौखलाकर पूछा। लड़की के पास कोई जवाब नहीं था या वो जवाब देना नहीं चाहती थी। मेरी अपनी ये पोजीशन हरगिज़ भी नहीं थी कि मैं उससे अपने सवाल का जवाब सख्ती से ले सकता। मैं तो पहले ही डर और परेशानी के समंदर में डूब रहा था। अब मैं अपनी जगह बैठा सोच रहा था, या खुदा, ये मैं आज किस चक्कर में फंस गया हूँ। ये कैसी खौफनाक बलाएं मेरे आसपास मंडला रही हैं और हर तरफ भयानक आसेब के डरावने साए मुझे अपनी लपेट में लेना चाहते हैं। खिड़की में से थम से कूदकर जंगली बिल्ली लड़की के करीब आकर बैठ गई और मुझे इस तरह घूरने लगी जैसे वो अभी अभी मेरे ऊपर झपट पड़ेगी। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और मैं अपनी नज़रें नीचे किए उस वक्त को कोस रहा था जब उस डब्बे में दाखिल हुआ था। अब मैं इटावा रेलवे स्टेशन आते ही इन कमबख्त बलाओं से पीछा छुड़ाकर उतर जाऊंगा। आज पहली बार मेरी आत्मा को दर्दनाक तकलीफ हुई है और मैंने अपने वजूद को डगमगाते देखा है। एक बार के लिए ट्रेन की रफ्तार सुस्त हो गई। इटावा स्टेशन आने वाला था। ये बोगी पूरी तरह से लॉक्ड है। तुम इटावा में नहीं उतर सकते। लड़की की भनभनी आवाज़ मेरी आत्मा में गोली बनकर धंस गई। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? बेबस और मजबूर था। ख्वाहिश के बावजूद अपनी जगह से हिल भी नहीं सका। थोड़ी देर बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। मैं चाय, पान, सिगरेट, पूरी और पकौड़े बेचने वालों की आवाज़ें सुन रहा था। मगर ना जाने क्यों हमारी इस मनहूस बोगी में कोई मुसाफिर नहीं चढ़ा। कुछ मिनट गाड़ी रुककर फिर चलने लगी। मैं अपने सामने बैठी उन दोनों बलाओं को देख रहा था। लड़की ने एक बार अपनी उंगलियां उस जंगली बिल्ली पर बड़े ही प्यार से फेरी और धीरे से बड़बड़ाकर उसे कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आ सका। अचानक बिल्ली छलांग लगाकर सामने वाली खिड़की में जा बैठी और दूसरे ही लम्हे बाहर कूद गई। ये ज़रूर किसी देव वगैरह को बुलाने गई है। इसके अलावा मैं कुछ और सोच भी क्या सकता था। कुछ देर के बाद मैंने अपने कोट की जेब में हाथ डाला। सिगरेट का पैकेट और माचिस मौजूद थे। मैं आज इस खौफनाक माहौल में सिगरेट तक पीना भूल गया था। अब मैं सिगरेट जला रहा था। लड़की बड़बड़ाती हुई एकदम उछलकर दूर जा खड़ी हुई और लगभग रोते हुए बोली, ये आग मत जलाओ, मेरा जिस्म जल रहा है। मैंने जल्दी से माचिस की एक और तीली जला दी। अब लड़की के चेहरे पर बेपनाह डर था और उसने अपने बालों को बिखेर लिया था। अब वो अपने ठीक चुड़ैल के रूप में
मेरे सामने खड़ी चीख और चिल्ला रही थी, अब हरगिज़ भी आँख मत जलाना, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कमबख्त भूतनी, मैं तुझे जिंदा भस्म कर दूंगा। इतना कहकर मैंने दूसरी तीली रगड़ी। मुझ में अब पूरी हिम्मत थी, क्योंकि मैंने उसकी कमज़ोरी को खूब अच्छी तरह समझ लिया था। उतनी ही देर में मैं एक और तीली जलाकर लड़की की तरफ बढ़ने लगा, तो वो और भी सख्त लहजे में जाने क्या क्या ऑल फॉल बकने लगी, और फिर उसने अपने जिस्म को नोचना शुरू कर दिया। मैं जल गई। और फिर जब मैंने एक तीली जलाकर उसकी तरफ फेंकी, तो मैंने देखा लड़की के जिस्म से एक शोला लपका, और दूसरे ही लम्हे वो खिड़की के रास्ते बाहर जा गिरी, और एक भयानक चीख फिजाओं में गुम हो गई। अब मैं अकेला एक जीते हुए जर्नल की तरह डब्बे में चल फिर रहा था, और माचिस की टिब्बी को एटम बमों की पेटी समझ करके बेहद खुश था। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो जंगली बिल्ली फिर डब्बे में जाने कहाँ से आ कूदी। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा, क्योंकि वो तेज़ी से इधर उधर दौड़ दौड़ कर लड़की को तलाश कर रही थी। फिर उसने अपनी दुम को बहुत ऊंचा उठाकर मुझे खूनख्वार नज़रों से घूरा ही था कि मैंने फौरन माचिस की तीली जलाकर उसकी तरफ फेंक दी। उसका भी वही हाल हुआ, वो भी उछलकर जलती हुई खिड़की से बाहर जा गिरी। अब मैं धीरे से मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी, क्योंकि वो मुसाफिर जो शिकोहाबाद स्टेशन पर उतरा था, एक बार फिर डब्बे में शैतान की तरह प्रकट हो गया। मैंने उसको भी जलाकर भस्म कर डाला। आधे घंटे बाद कानपुर आ गया, और फिर मैं इस मनहूस डब्बे से बाहर आकर लखनऊ जाने के लिए एक दूसरी बोगी में सवार हो चुका था। लेकिन दिमाग में ये ख्याल तेज़ी से घूम रहा था कि वो सब क्या था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।